हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियोस में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का आपका जो मार्च का सेट 1 हम लोग दे रहे हैं, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा आपके मार्च के मंथली असेसमेंट। ठीक है ना, यानी मंथली असेसमेंट ऑफ मार्च 2022। साथ ही साथ ये जो सेट है आपके फाइनल एग्ज़ाम 2022 में फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म के लिए भी काफ़ी उपयोगी होगा। यानी इस सेट में जो है ऐसे सवालों को लिया गया है जो आपके फाइनल एग्ज़ाम में भी काम आएगा, जो फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म का होने वाला है, दोनों को मिला करके, यानी ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। साथ ही साथ अगर आपका मंथली असेसमेंट मार्च 2022 में आएगा तो उसके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो कुल मिलाकर वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहना है। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिए अगली वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना ना भूलें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो वहाँ पर आपको हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप मिल जाएगा जो क्लास 8 का होगा, उसको ज्वाइन कर रखें ताकि हर एक अपडेट आपको मिलता रहे। अगर आप टेलीग्राम यूज करते हैं तो टेलीग्राम का भी लिंक आपको दे दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप लोगों ने फरवरी का जो है मंथली असेसमेंट फरवरी का नहीं देखे हैं अभी तक, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दिया गया है, आप जाकर उसे देख लेंगे। ठीक है, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का क्लास। देखिए, आज के इस क्लास में हम लोगों ने दो टॉपिक लिया है, एक है हमारा विज्ञान, दूसरा है हमारा सामाजिक विज्ञान। दोनों ही टॉपिक बहुत बड़े होते हैं, काफ़ी इसमें सारा क्वेश्चन होता है और काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है। तो जैसे जैसे हम आपको सेट 1 बना के देते जाएंगे, आप लोग अपनी तैयारी करते जाएंगे। ठीक है, यानी आज का काम कल पर नहीं टालेंगे। आप लोगों को एक दिन का सिर्फ ब्रेक मिलेगा, यानी अगर आपको आज वीडियो मिला है तो कल आपका ये वीडियो नहीं आएगा, फिर परसों आपका वीडियो आ जाएगा। इसलिए आप लोगों के पास सिर्फ 2 दिन समय है इस मॉडल सेट को तैयार करने के लिए। तो आप लोग पूरी मेहनत से अपनी तैयारी कीजिए। चलते हैं अब सवाल पे। हमारा सवाल है कि कोशिका कितने प्रकार का होता है। आपके ऑप्शंस हैं 1 प्रकार, 2, 3 या फिर 4। तो कोशिका कितने प्रकार का होता है, तो कोशिका जो होती है हमारा 2 प्रकार का होता है। कोशिका कितने प्रकार का होगा, तो 2 प्रकार का होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे ताकि एग्ज़ाम तक आपको याद रहे। देखिए, याद रखने का सबसे आसान ट्रिक है, कोशिका से आपको याद रखना है कोसना। कोशिका से कोसना, और कोसने के वक्त इंसान क्या बोलता है, आप एक दूसरे को ना कोसें, एक दूसरे को ना कोसें, एक दूसरे, दूसरे, दूसरे याद रखिएगा, यानी 2 याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, सजीवों में आनुवांशिक गुणों का वाहक कौन है। सजीव में आनुवांशिक गुण का वाहक कौन होता है। कोशिका, द्रव, गुणसूत्र, जीन या इनमें से कोई नहीं। सजीव में आनुवांशिक गुणों का वाहक कौन होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जीन। ठीक है, और इसे याद रखेंगे हम, जीन से आपको याद रखना है जीन। कौन जीन, जो कि जिसके ऊपर हम लोग सीरियल वगैरह देखते हैं, फिल्म वगैरह देखते हैं, काफ़ी सारा फिल्म भी बनाया गया है और सीरियल वगैरह बनाया कि एक जीन होता है जो अलाउद्दीन का जीन है ना, अलाउद्दीन के चिराग का जीन होता है ना, इस तरह से आप लोग सुने होंगे। तो उस जीन से आपको जीन याद रखना है कि वो इतना ताकतवर होता है कि वो हमारे सजीव, सजीव का मतलब क्या होता है, जिसमें जीन, जिसमें जान होती है, वो उनके आनुवांशिक गुणों का वाहक, वाहक मतलब होता है चलना, यानी वो हमारे शरीर में वहन कर सकता है। ठीक है, तो इससे आप लोगों को जीन याद रखना है। चलते हैं अब अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा, स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है। आपके ऑप्शंस हैं 22 दिन, 28 दिन, 14 दिन या इनमें से कोई नहीं। देखिए, स्त्रियों में होने वाले जो मासिक स्राव होते हैं उसका सामान्य अवधि होता है आपका 28 दिन का। मासिक स्राव का मतलब होता है आपका पीरियड्स, जो लड़कियों में पीरियड्स होता है उसका आपका टाइम पूछा है, यानी कितने टाइम पर होता है, तो वो हो गया आपका 28 दिन का। इसे याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्न को पहचाने की कौन शैश अवस्था कहलाएगा। शैशा अवस्था, शैशा अवस्था क्या होता है। देखिए, अब यहाँ पे आपके ऑप्शन है 0 से 4 वर्ष के, 0 से 5 वर्ष, 0 से 6 वर्ष, या डी ऑप्शन में होगा आपका नॉट। तो आपका यहाँ पे सही जवाब है 0 से 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, निम्न को पहचाने, शैशा अवस्था का मतलब आपको सिंपल सा बात में याद रखना है कि शिशु अवस्था। ठीक है, यानी कि शिशु किसको कहेंगे, शिशु कहेंगे 0 साल के बच्चे को, 1 साल के बच्चे को। तो 0 से लेकर के 5 साल के बच्चे को क्या कहेंगे, शिशु कहेंगे, जो कि शिशु अवस्था होता है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, दाब का मात्रक है ना, दाब का मात्रक क्या है। यहाँ पर मात्रक होगा, ठीक है, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है। दाब का मात्रक क्या होगा, पास्कल है, न्यूटन मीटर है, या दोनों है।
ठीक है। तो दाब का जो मात्रक होता है वो पास्कल होता है। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अब इसको याद कैसे रखेंगे? कल से आपको याद रखना है, चापाकल जो होता है, नल होता है, आपको उसको याद रखना है। और अगर वो किसी आपको इमेजिन करना है, माइंड में इमेज करना है, एक फ़ोटो बनाना है कि आप किसी को कह रहे हैं कि पास जाकर कल को दाबो, पास जाकर के कल को दाबो, पास जाकर के कल को दाबो, पास जाकर के कल को दाबना है, पास में जाकर के कल दाबना है, पास में जाकर के क्या करना है? कल दाबना है, तभी वो चलेगा। ठीक है ना? इस तरह से आप अपने माइंड में एक सेट कीजिएगा, तब आपको एग्ज़ाम तक याद रहेगा और आप ऑप्शन को भी आसानी से छांट पाएंगे। तो दाब का इस मात्रक क्या हो जाएगा? दाब का मात्रक क्या हो जाएगा? पास्कल हो जाएगा। यहाँ का स्पेलिंग आप सही कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन स्थानिक संसाधन नहीं है? निम्न में से कौन स्थानिक संसाधन नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं जल, लोहा, अभ्रक या मैग्नीज। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, जल। जल, ठीक है। निम्न में से कौन स्थानिक संसाधन नहीं है? तो जल जो है वो स्थानिक संसाधन नहीं है। देखिए यहाँ पर जितने भी संसाधन आपको दिए गए हैं सभी संसाधन हैं, लेकिन जल क्या है? क्या आप बताइए? स्थानिक। स्थानिक का मतलब समझ लीजिए कि वो एक जगह फिक्स हो जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ पर ज़मीन के नीचे कोयला है तो कोयला रहेगा, यहाँ पे ज़मीन के नीचे लोहा है तो लोहा रहेगा। लेकिन आप बताइए ज़मीन के नीचे यहाँ पे जल है तो क्या यहीं पे रहेगा? नहीं, वो नीचे नीचे टगर कर यहाँ भी आ सकता है, यहाँ से फिर वहाँ भी जा सकता है। इस तरह से ये आगे पीछे हो सकता है ना। तो जल जो है वो स्थानिक संसाधन में नहीं आएगा। इस प्रकार से इसे आप याद रखेंगे। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा कि विश्व का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक देश कौन है? विश्व में यानी पूरी दुनिया में अभ्रक का सबसे ज़्यादा, देखिए अभ्रक क्या होता है? एक संसाधन होता है। तो इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है? भारत करता है, मलेशिया करता है, जापान करता है, या फिर यहाँ पे चीन होना चाहिए। ठीक है ना, ये गलत है, यहाँ पे आप चीन लिख लीजिएगा। अब बताते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत। विश्व में सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक देश कौन है? भारत है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला है हमारा, विश्व का कॉफ़ी का कटोरा किसको कहते हैं? विश्व का कॉफ़ी का कटोरा किसको कहते हैं? लंदन को, चीन को, ब्राज़ील को या फिर फ्रांस को? अच्छा, इसको याद करने का आपको ट्रिक हमने नहीं बताया ना, चलिए फिर से बता देते हैं। विश्व का जो सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक देश है वो होगा भारत। और इसे आपको याद रखना है कि देखिए किसी ऑप्शन में, जो भी ऑप्शन आपको मिलेगा ना, उसमें भौ नहीं होगा। अभ्रक में भी भौ है और भारत में भी भौ है। तो इस तरह से आप याद रख लीजिएगा। विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी का कटोरा किसको कहते हैं? तो विश्व का जो है ना सबसे कॉफ़ी का कटोरा किसको कहेंगे? ऑप्शन में आपको दिया गया है लंदन, चीन, ब्राज़ील या फिर फ्रांस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ब्राज़ील। यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आता होगा तो इसका आंसर हम लिख देते हैं। ठीक है, इस तरह से ये ब्राज़ील है। क्या है? ब्राज़ील है। अब देखिए, अब इस तरह के आंसर को हम लोग किस तरह से याद कर, जो बिल्कुल यूनिक होता है ना। तो इस तरह के आंसर को याद करने के लिए आप थोड़ी देर के लिए अपने माइंड को सेटअप कीजिएगा, आंखें बंद कीजिएगा और अपने मित्र से एक बात कीजिएगा, जो आपका फेवरेट मित्र है उसको आप कहिएगा, यदि कॉफ़ी पीना है तो चलो ब्राज़ील, कॉफ़ी पीना है तो चलो ब्राज़ील। बस ये बात अगर आप एक बार अपने मित्र को अपने माइंड में कह दीजिएगा तो ये बात आपका छप जाएगा और आप इस आंसर को कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है ना। चलिए, अगला सवाल है हमारा, सफ़ेद सोना किसे कहते हैं? ऑप्शंस में है आपका कपास, जूट, रेशम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सफ़ेद सोना जो होता है बच्चों वो होता है हमारा आपका कपास। क्या होता है? कपास। और ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सफ़ेद सोना के नाम से किसे जानेंगे? तो कपास को। ठीक है, इसे कैसे याद रखेंगे? कभी कभी होता क्या है, जब हम लोग चिढ़ जाते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि कब हमारे पास सोना होता, कब हमारे पास ढेर सारा सोना होता है ना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कपास, क से हो जाएगा कब, अपास पास। ठीक है ना, कब हमारे पास क्या होगा? सोना होगा। कब हमारे पास क्या होगा? सोना होगा। कब हमारे पास सोना होगा। ठीक है, याद रखिएगा, कपास। नेक्स्ट है हमारा, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? आपके ऑप्शंस हैं ए भारत, बी अमेरिका, सी चीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चावल का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन होगा? तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है यहाँ पर चीन है। आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश। इसका दो ट्रिक हम आपको बता देते हैं, दोनों याद रखिएगा। देखिए, चीन जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा देश है और सबसे ज़्यादा आदमी यानी इंसान वहीं पर पाया जाता है ना। उसके बाद है हमारा देश भारत। तो सबसे ज़्यादा आबादी किसका है? चीन का। तो जिसका आबादी ज़्यादा रहेगा वो चावल का उत्पादन ज़्यादा करेगा।
इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। दूसरा च से चावल, च से चीन, च से चावल, च से चीन, याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पे। बच्चों यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। नेक्स्ट सवाल जो है हमारा वो सब्जेक्टिव होगा। भारत एक लोकतंत्र है कैसे? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो भारत एक लोकतंत्र है कैसे, इसका आंसर देना है। तो चलते हैं इसके आंसर पे। चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। इसके आंसर में आपको बताना है कि लोकतंत्र का तात्पर्य है कि राज्य शक्ति का प्रयोग जनता के द्वारा किया जाए। यानी लोकतंत्र का मतलब होता है कि जनता जो है अपनी राज्य शक्ति का प्रयोग करेगा। हमारे देश में जैसे लोकतंत्र है तो जनता ना वोट देती है, ठीक है, जनता ही सरकार को चुनती है। इसीलिए इस यहाँ पे ऐसी बात कही गई है। हमारे देश में जनता सर्वोच्च है। हमारे देश में कौन है? पब्लिक सर्वोच्च है। और बहुमत के निर्णय द्वारा शासन संचालित होता है। बहुमत होता है, आप लोगों को बहुमत बहुत बार समझ में नहीं आएगा। बहुमत, मत मतलब होता है मतदान, बहु मतलब होता है जिसको बहुत सारा मत मिल जाए, है ना। तो जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलता है वही अपना सरकार बनाता है, वही बात यहाँ पे बहुमत कहा गया है। प्रायः प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर लोकसभा तथा विधानसभा के चुनाव होते हैं और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं। इन प्रतिनिधियों के माध्यम से ही शासन संचालित होता है। राज्य में कोई विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत एक लोकतंत्र है। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। जल्दी से इसे आप वीडियो रोक कर भी नोट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। देखिए हमारा अगला सवाल रहेगा, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में अंतर स्पष्ट करना है आपको। नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में अंतर स्पष्ट करना है। चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। चलिए अंतर को देख लेते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय एक निश्चित समय में अपने आप बनने वाला संसाधन नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन को कहते हैं जो एक निश्चित समय में अपने आप बन जाता है ना। जैसे कि पेड़ पौधा, आपका जल, सूर्य, ये सब क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। और अनवीकरणीय वैसे संसाधन जो एक निश्चित समय में स्वतः नहीं बन पाते, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, यानी वो अपने आप नहीं बनता है। नेक्स्ट है हमारा पेड़ पौधे, जीव जंतु, जल, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। खनिज पदार्थ, ये सब नवीकरणीय है, ये अपने आप बनते हैं। खनिज पदार्थ, भूमि तथा मृदा अनवीकरणीय संसाधन है। इनको समाप्त होने के कुछ समय के बाद फिर से प्राप्त किया जा सकता है। एक बार उपयोग के बाद यह सदा के लिए समाप्त हो जाता है। तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय में अंतर लिखने का जो सबसे सटीक आपका उपाय है वो आपका तीसरा ऑप्शंस ही है। इन वाले ऑप्शंस को आपको समझना होगा। यदि आप इसको समझ जाते हैं तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय दोनों में आप अच्छे से अंतर कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, नवीकरणीय संसाधन समाप्त होने के कुछ समय के बाद फिर से प्राप्त हो सकता है। अब जैसे आज हमने सूर्य के धूप का उपयोग कर लिया तो क्या कल उपयोग नहीं कर पाएंगे? कल भी कर पाएंगे। ठीक है, जल का भी वही बात है। जल भी आपका आज इस साल बारिश हुआ, आपने जितना इस्तेमाल करना था कर लिया, फिर अगले साल फिर बारिश होगी, ठीक है ना। तो ये हम लोग बार बार उपयोग कर पाते हैं। और ये अनवीकरणीय संसाधन क्या हो गया, एक बार उपयोग कर लेने के बाद ये सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। अब जहाँ से हम लोगों ने ज़मीन खोद करके कोयला निकाल लिया तो क्या वहाँ फिर कोयला होगा? नहीं होगा, वो कोयला एक बार में ख़त्म, ठीक है ना। उसी प्रकार से सोना एक बार में ख़त्म, चांदी एक बार में ख़त्म, जिसका आपने उपयोग कर लिया वो ख़त्म हो गया। तो जो एक बार में ख़त्म हो जाता है वो अनवीकरणीय है, और जिसको हम लोग बार बार यूज़ करते हैं वो नवीकरणीय है ना। तो पेड़ पौधे क्या ख़त्म होते हैं? पेड़ पौधे आप काट दीजिए, फिर से बीज बोइए, फिर से पेड़ हो जाएगा। जीव जंतु मर जाता है, फिर से जीव पैदा हो जाता है ना। इस प्रकार से आप देख पाएंगे कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन क्या हैं। तो आप इसके आंसर्स को जो है देखिए, मैंने फिर से शुरू से कर दिया है। वीडियोस को रोकिए और रोक करके इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ तक आपको उतार लेना है और अच्छे से तैयारी कर लेना है। अगले सवाल पे अगला सवाल है हमारा कि विद्युत अपघटन किसे कहते हैं? विद्युत अपघटन किसे कहते हैं? विद्युत अपघटन के उपयोग को लिखना है। और चलिए पहले इसके आंसर को देख लेते हैं। चलिए इसके आंसर को आपको बताते हैं कि किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन में रासायनिक निक्षेप होता है। इस क्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। देखिए कोई भी विलयन होता है, विलयन होगा, ठीक है ना। तो कोई भी विलयन होगा, विलयन का मतलब होता है आपका जो द्रव होता है, ठीक है। एक तरह का विलयन समझ लीजिए कि पानी है और पानी में कुछ केमिकल मिलाया हुआ है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या किए, किसी पात्र में रख लिया, उसमें हमने करंट डाल दिया। तो करंट डालने के बाद कुछ ना कुछ तो होगा हरकत, तो उसी हरकत को हम लोग क्या करते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। सिंपल सी भाषा, बोलचाल की भाषा में, ठीक है। हमने किताबी भाषा में आपको नहीं समझाना, बोलचाल की भाषा में समझाना है, उसको अच्छे से समझ लीजिए। विद्युत अपघटन का उपयोग आपको लिखना है। अब इसका उपयोग क्या होगा,
तो धातुओं को उसके अयस्कों के निष्कर्षण में, ठीक है, धातुओं के शुद्धिकरण में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग चढ़ाने में, ठीक है ना, ये इसका उपयोग है, लिख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा, जीन के क्या कार्य हैं। जीन के क्या कार्य हैं, कोशिका भित्ति के 3 कार्य को लिखना है। एक सवाल है हमारा जीन के क्या कार्य हैं और एक है हमारा कोशिका भित्ति के 3 कार्य को लिखना है। दोनों सवाल आपको हम एक बार में बताने का काम करेंगे, तो दोनों सवाल को आप नोट कर लें। चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। चलिए पहला आंसर देखिए, जीन के क्या कार्य हैं। तो जीन क्या होता है? जीन के अनुवांशिक गुणों का वाहक है जो गुणसूत्र पर दाने के समान रचनाओं में पाई जाती है। ये माता पिता में पाए जाने वाले अनुवांशिक गुणों के लक्षण को अपने आगे स्थानांतरित करता है। जैसे माता पिता लंबे हैं तो बच्चे भी लंबे होते हैं। विभिन्न जीनों के संयुक्त होने के परिणाम स्वरूप लक्षण पूर्णतः समान न होकर भिन्न हो सकता है। अब देखिए सिंपल सा बात में आप इसको समझ लीजिए, इसको तो आप याद कर ही लीजिएगा, लेकिन समझ में अगर नहीं आ रहा है तो जीन क्या होता है ना, वो माता पिता से उसके बच्चे में जाते हैं, माता पिता से उसके बच्चे में जाते हैं। यदि कि आप देखते होंगे कोई बौना व्यक्ति होता होगा, बौना नाटा जिसको हम लोग जोकर कहते थे, देखिए फिलहाल तो उन्हें चिढ़ाना नहीं चाहिए, वो गॉड का देन होता है, ठीक है ना, कि गॉड ही हम लोगों को बनाते हैं, कि चाहे वो लंबा है कि गोरा है या काला है, ये गॉड की देन होता है, ठीक है ना, किसी व्यक्ति को चिढ़ाना नहीं चाहिए। तो फिलहाल आप समझ लीजिए कोई अगर नाटा है तो उसका बच्चा भी देखते होंगे वो नाटा नाटा हो रहा है ना, कोई अगर छोटा है उसका बच्चा भी छोटा छोटा होगा, कोई लंबा है, अब पिताजी लंबे हैं तो बच्चे भी देखिएगा लंबे लंबे हो रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो है जीन एक दूसरे में स्थानांतरित होता रहता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा जीन के बारे में। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है मेरा, कोशिका भित्ति के 3 कार्य आपको लिखना है, ठीक है। चलिए पहले आंसर को पढ़ देते हैं फिर आपको समझा देंगे। कोशिका भित्ति एक अतिरिक्त संरचना है जो पौधों में पाई जाती है। ताप में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाले वायुमंडल में नमी आदि विभिन्न परिवर्तनों से सुरक्षा के लिए पौधों की कोशिका झिल्ली के बाहर एक मोटी परत होती है, इसे कोशिका भित्ति कहते हैं। अच्छा, कोशिका भित्ति का मतलब आप समझ लीजिए, कोशिका भित्ति का मतलब होता है कि छाल देखते हैं, पेड़ के ऊपर एक छाल होता है मोटा ऐसा, जिसको आप काट सकते हैं, छील सकते हैं, तो समझ लीजिए कोशिका भित्ति वही होता है, छाल। और उस छाल का काम क्या होता है? उस छाल का काम होता है पेड़ों का सुरक्षा देना। पेड़ों को क्या करना? सुरक्षा देना। छाल का क्या काम होता है? पेड़ों को सुरक्षा देना। इस तरह से पेड़ होता है, पेड़ के ऊपर में एक छाल होता है, छाल जो है पेड़ को सुरक्षा देती है। किससे? तेज वायु से, वायुमंडल में नमी कभी कभी क्या होता है ना, ठंड के दिन में ओस वगैरह गिरता है तो उससे भी उसको सुरक्षा प्रदान करता है, वो पेड़ गलने से बच जाता है ना। और जब खूब कड़ा धूप हो जाएगा गर्मी में, काफ़ी गर्मी होगा, काफ़ी हीट होगा, तो ये छाल ही उसको जो है सुरक्षा प्रदान करता है। कुल मिलाकर आप बात करें, जो पेड़ की छाल होती है, जो कोशिका भित्ति होती है, वो पेड़ों को क्या करती है? सुरक्षा देती है, ठीक है। तो आप अपने से भी बनाकर लिख सकते हैं। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये क्लास बिल्कुल अच्छा लगा है। क्लास अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे यदि पहली बार आएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिए अगली वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। और साथ ही साथ यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मंथली असेसमेंट जो है आपका फरवरी माह का, उसका भी लिंक मिल जाएगा। क्लास 8 के प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा। यानी कुल मिलाकर के आपको जो है ना वीडियो का डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक कर लेना है, ठीक है। तो मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।